हेलो गाइस। मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, साइलेंट ट्रेडर। अभी तक मेरे बारे में कोई जानता नहीं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट करता था मेरे प्रोफेशन से भी और मेरी ट्रेडिंग लाइफ से भी। तो अभी मैं ऐसे सिचुएशन में पहुँच गया हूँ ना कि मुझे अर्जेंटली कुछ बहुत सारे अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने किसको दिए थे, तो उसको नीड था। ठीक है, तो वहाँ से मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी ख़राब हो गई है। ना तो मैं अभी ट्रेड कर पा रहा हूँ, ना तो मेरे ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट्स है। मैं वापस ज़ीरो पे आ गया हूँ। तो ये जर्नी वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। ठीक है, तो मैं ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक डेली के पोस्ट बनाऊँ और व्लॉग्स बनाऊँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि रियली ये फाइनेंशियल मार्केट है क्या। मैं स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट क्यों नहीं कह रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट इसके लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बेसिक चीज़। हर कोई ट्रेडिंग में आता है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, इंडिकेटर्स के बारे में उनको पता है, कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बोलता है, कोई प्राइस एक्शंस के बारे में बोलता है। ठीक है, तो घूम फिर के हर चीज़ एक ही जगह पे आती है कि आपको वहाँ से एक कंस्टेंट इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो अभी मैं एक ऐसे लोकेशन पे हूँ, एक कोई भी दुनिया की एक कोने में आप मुझे पकड़ लो, मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, मैं अच्छे प्रोफेशंस पे हूँ। ओके, तो अभी मेरी जॉब चली गई वो प्रोफेशन से, क्योंकि मैं एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी के लिए काम करता था। तो वो बहुत अच्छी खासी कंपनी थी, वो वापस अपने होम कंट्रीज़ पे चले गई है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही वेला बैठा हूँ। ठीक है, तो रीज़न बिहाइंड कि मैं ये जर्नी अभी से स्टार्ट क्यों करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने कमेंट किए थे जो ट्रेडर्स के जो प्रोफाइल्स होते हैं उन पे कुछ लोगों को, तो कुछ ने मुझे कमेंट में रिवर्ट किया और मैसेज किया, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है, 2 सेम ख़त्म हो गए, मेरे घर से थर्ड सेम के पैसे ले लिए और ऑलरेडी मैं वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया और मैंने मेरा पूरा कैपिटल लूज़ कर लिया हूँ। तो वो बहुत नर्वस था। ठीक है, और वो लाइफ के मोड पे है ना कि वो कुछ डिसीज़न क्या लेना है, कैसे लेना है, और डेफिनेटली वो पैसा रिकवर के चक्कर में वो पैसा गंवाएगा, मुझे इतना पता है। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरे वीडियो से या मेरी जर्नी से कोई मोटिवेट होता रहे, किसको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे, तो इट्स वन ऑफ द गुड थिंग। ठीक है, भले एटलीस्ट 2 से 3 आदमी का भी कुछ प्रॉपर लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है कंसिस्टेंटली इनकम कराने के लिए, तो मेरी तो समझ लो कि भाई कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो मोर देन 11 to 12 ईयर्स मुझे लग गए हैं एक कंस्टेंट फाइनेंशियल मार्केट से इनकम अर्न करने के लिए। तो आप बोलोगे सर 10 to 12 ईयर कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सबको पता है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, हैज फंड्स लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। तो हमें खाली इतना ही एक मिथ में रखा गया है कि ये लिक्विडिटी जनरेट करके हमारे से पैसे कमाते हैं। तो ये एक मिथ है, हमारे से कमाते हैं बट उनका ये एक सेकेंडरी इनकम है। ठीक है, तो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, हेज फंड्स कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट्स कंपनीज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? उनको इकोनॉमिक के बारे में अच्छा खासा पता होता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द लोग बोलते सर इधर इकोनॉमिक कहाँ पे आ गई। तो जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में कोई पोजीशंस ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, किधर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, या आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप दुनिया में सर्वाइव कर रहे हो, फिर भी आप इकोनॉमिक के पार्ट हो। कोई इंसान ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा है फिर भी वो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो वो बोलेगा सर कैसे हम इकोनॉमिक के पार्ट है? तो जो भी गुड्स आप खरीदते हो, कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो भी आपके घर पे प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट कोई इंटरनेशनल कंपनी का है, वो प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स से आ रहा है, मतलब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जिधर भी ट्रेड यूज़ होता है वहाँ पे आप इंडायरेक्टली इकोनॉमिक की एक पार्ट हो गए। जहाँ पे भी आपके जेब में मनी आ रहा है, मनी सर्कल, बैंकिंग सेक्टर्स, ये सब बैंक से इनकम जनरेट कर रहे हो, बैंक को पे कर रहे हो, तो इकोनॉमिक का पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में आपको एक डीपली नॉलेज दूंगा कि लोगों की एक साइकोलॉजी खुलनी चाहिए, उनका एक माइंडसेट खुलना चाहिए। कुछ लोगों का खुलेगा इट्स ओके, बाकी को मीथ में रहना उनको रहने दो। ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहली बात हम करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स, ओके, जो ट्रेडर्स है, टेक्निकल एनालाइज वर्क करता है, डेफिनेटली वर्क करता है, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं वर्क करता है, वेरी वेल वर्क करता है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा ना, ये चीज़ समझने के बाद आप मार्केट को एक अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बोलता हूँ, हैज फंड्स कैसे काम करते हैं। हैज फंड्स का नाम हैज फंड्स क्यों है?
वो हैजिंग करते हैं। तो अभी लोग बोलेंगे ये तो सर हम सबको पता है ये हैज फंड हैज करते हैं। आपको पता है हैज फंड किसके अगेंस्ट में हैज करते हैं? सब लोग ने यहाँ पे स्टारबक्स का नाम सुना है, ठीक है? तो स्टारबक्स वर्ल्ड वाइड है, ओके? तो स्टारबक्स बल्क में कॉफ़ी लेता है, ओके? तो जो हैज फंड्स जो कम्युनिटीज़ में मास्टर्स है तो उनकी एक टीम होती है। तो अगर कोई बड़े लॉट्स आ रहे तो उनको पता है इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आने वाली है और कॉफ़ी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे तो कुछ क्राइसिस चालू, तो कॉफ़ी के इंपोर्ट्स के आने में उसके और प्राइस बढ़ेंगे। तो उसके अगेंस्ट में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं, अपने पोजीशन को हैज करते हैं। उनको अगर लॉस भी हो तो मिनिमम लॉस होना चाहिए और लॉस बियर करनी चाहिए स्टारबक्स। तो स्टारबक्स ये काम कोई एक हैज फंड्स मैनेजर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो हैज फंड उनके अगेंस्ट में कोई एक ऐसा पोजीशन देखेगा जो वो कॉफ़ी के अगेंस्ट में हैज कर सकता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे पब्लिक को इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है गाइस? ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट। तो ये सारी चीज़ एक मार्केट पे असर करती है, समझे आप? तो लोग कहेंगे कि आप अगर एंट्री मार रहे हो तो वहाँ पे कोई लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, तो लिक्विडिटी वहाँ पे जनरेट क्यों हो रही है? क्यों? उसको पता है कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? नहीं, वो लिक्विडिटी जनरेट इसके लिए कर रहा है कि वो सामने फिजिकली कोई भी प्रोडक्ट को उन्होंने परचेज़ किया है। तो प्रोडक्ट को फिजिकली परचेज़ किया है तो इकोनॉमिक में जो क्राइसिस आएगा उनके कंपनी में क्राइसिस नहीं आना चाहिए। अगर क्राइसिस आ भी रहा है तो एक मिनिमम लॉस बियर करने चाहिए उसके लिए, ठीक है? इसके लिए वो पोजीशंस बना रहे हैं वहाँ पे। और कुछ इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, इतने भी बड़े नहीं होते, कुछ इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं जो एक मिनिमम पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक कर दे, वो स्विंग्स में जाते हैं ब्रो। अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा, क्या होता है बताएगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इधर लिक्विडिटी जनरेट है, हमें इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से सोचना है। नहीं गाइस, ऐसे मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि आपके पास कैपिटल्स कितना है, ठीक है? अगर आपके पास 10,000 है, 5,000 है, तो आपकी थिंकिंग 10-5,000 जितनी होनी चाहिए। जब भी आपके पास 1,00,000 है तो 1,00,000 की थिंकिंग होनी चाहिए। और जब भी आप CR पे पहुँचते हो तो CR जैसी थिंकिंग। क्यों पता है क्या? एक एग्जांपल देता हूँ इंडियन मार्केट की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शंस इंडिया में बंद हो गए। ये सही हुआ या गलत हुआ? देखो, जिसको बराबर मार्केट के बारे में पता है वो क्या बोलेगा बताएगा। बेचारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पैसे बहुत टूट रहे थे, ये सही हुआ। पर जो हम जो बड़े कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, कोई ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक बहुत ख़राब चीज़ हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मार्केट थी हम जहाँ पे हम इजीली लिक्विडिटी जनरेट करते थे और कुछ अमाउंट्स, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे इजीली हम ग्रैब करते थे। हमारे बड़े अमाउंट्स वहाँ पे रोल हो सकते थे ऑप्शंस में। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेल्स करने के लिए 2.5 लाख रुपया लगता है, बाय करने के लिए खाली जो भी नेट अमाउंट रहेगा वही लगेगा, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऑप्शंस वहाँ पे सेल्स कर रहा है तो कितने बल्क्स में वो अपने पैसे लगा रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो कितने बल्क्स में वो अपने पैसे लगा रहा है, ये एक आपको सोचना चाहिए गाइस। तो एक ईजिली कोई भी इंस्टीट्यूशनल्स है, कोई भी बड़ा प्लेयर है, वो ईजिली वहाँ पे पोजीशन जनरेट करके वो मार्केट के सारे पैसे खा सकता है ना। तो वो नहीं बैठेगा कि अपना 100 CR, 2 CR, 200 CR, 300 CR, 400 CR, 500 CR या 50 CR डायरेक्ट नेकेड में डालेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे लिक्विडिटी जनरेट कर ही नहीं पाएगा। उसको पता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जीरो टू हीरो बनने जाते हैं। दैट्स अभी बीच में बहुत ट्रेंड चल रहा था, यू विल बी जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। वो एक ट्रैप था गाइस, ठीक है? आपको पता है वो पोजीशन जीरो होने वाली है, आपके लिए वो 10 रुपया है, बट सामने जो बल्क में जो पोजीशन जनरेट कर रहा है ना ऊपर से निकल, उसके लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो आपको पता है मेन पॉइंट क्या आता है? मेन पॉइंट आता है कि आपके पास जो अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट से आप कितना परसेंटेज अर्न करते हो। तो अभी तो मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है? मैं ऑलरेडी क्राइसिस में हूँ। मतलब क्राइसिस में मतलब क्या है कि मैं किसको कुछ अमाउंट्स दिए थे, मैंने पूरे बैंक अकाउंट खाली करके उसकी हेल्प की थी एंड ही जस्ट वाइप आउट एवरीथिंग। तो मैं इसके लिए अपना एक वीडियोस बना रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे भी मेरे जो पोजीशंस ट्रेड करूँगा मैं टेक्निकल बेस पे, वो मैं लाइव लूँगा कि बेसिक 1/2 या 1/3, 1/2 मोस्ट ऑफ द मैं लेता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? या फॉरेक्स में तो कभी कभी मैं 1.6 पे भी जाता हूँ गाइस। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। ये बेसिक फाइनेंस का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बताएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपको इतना अच्छा नॉलेज है तो आप वीडियोस क्यों बना रहे हो?
ठीक है, आप वापस नीचे आ गए तो वापस आप खड़े हो सकते हो। यस ऑफ कोर्स मैं खड़े हो सकता हूँ, पर गाइस मैं मंथली में खाली 3% रिटर्न निकाल सकता हूँ बस। 2.5 और 3% एवरेज मेरे रिटर्न निकलते हैं, इतना प्रोफेशनल होने के बाद भी। ठीक है, अगर मेरे पास 10 लाख रहेंगे तो मैं 10 लाख से खाली 20,000 या 25,000 ही महीने का कमा सकता हूँ। तो दैट्स द मेन रीज़न कि ये मैं सोचता हूँ कि 20 से तो मेरी समझो ना महीने का मैं 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ, तो मतलब दिन के 1500-2000 निकालता रहूँगा। वो भी ऐसे भी मेरे विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है पता है, खाली 42 या 45% है खाली। मोस्ट ऑफ द ट्रेड तो मेरे लॉस में जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर आउट क्यों कर रहा हूँ और मैं फाइनेंस को इतना डीपली क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ बड़े अमाउंट्स आते हैं तो आपको अमाउंट को डाइवर्सिफाई करने आना चाहिए। कैसे डाइवर्सिफाई करने आना चाहिए? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, कहाँ पे रेंटल लेना है। तो गाइस अगर आप कोई भी बिज़नेस में हो, ठीक है, या आप किधर भी जॉब कर रहे हो, अगर आप उधर डीपली फोकस करोगे ना तो फाइनेंस बहुत मैटर करता है। जो अपर लेवल के लोग हैं ना, ये आपको कभी भी माइंड में आपके डालना नहीं पड़ेगा। आपको रैट की जो रैट रेस कहते हैं ना, रैट रेस में आपको घुमाना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप रैट रेस से कभी भी बाहर मत आओ। तो ये एक पूरा मार्केट में मीथ बनाया गया है गाइस। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स एक प्रॉपर रोल होनी चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक में कुछ भी असर नहीं आना चाहिए। कभी आप सोचोगे सर एक आदमी से इकोनॉमिक पर असर कैसे आ सकता है? जस्ट इमेजिन करो कि हर कोई प्रोफेशनली ट्रेड लेना चालू कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन जो बड़े बड़े बिजनेस लेके बैठे हैं वो लिक्विडिटी कैसे जनरेट करेंगे मार्केट में, वो कैसे हैच करेंगे गाइस। ठीक है, तो इसके लिए लोग पूरे मिथ जनरेट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड लूज़ करेंगे। तो वो उनको आपके ट्रेड से मतलब ही नहीं है, आप पैसा लूज़ कर रहे हो क्या कर रहे हो, उनको अपने पोजीशन से मतलब है। उनको वो पॉइंट पोजीशंस बनानी है, तो पोजीशन को उनको लिक्विडिटी ग्रैब करना है। उनको मतलब ही नहीं कि तुम 10 करोड़ गवा रहे हो, 20 करोड़ गवा रहे हो, या 10,000 गवा रहे हो, या 5,000 गवा रहे हो, या 10 रुपये या 20 रुपये गवा रहे हो। उनको उनके पोजीशन से मतलब है। उनका एक पॉइंट रहता है, यहाँ पॉइंट्स पे हमें उनको ये स्टॉक्स रहेगा या कोई भी CFD रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो जेन्युइन वो पॉइंट्स पे उनको लिक्विडिटी जनरेट करनी है। तो उसके लिए वो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी इंक्लूड करते हैं। तो लोग कहते हैं कि सर ये स्ट्रेटेजीज़ क्या होती है और हर बार स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं करती है? गाइस हर बार प्राइस एक्शंस काम करता है, ठीक है, और हर बार फॉलोअप काम करता है। तो अगर आपको कोई ट्रैप कर रहा है तो ट्रैप करने के लिए वो 3-4 बार कोई जाल बिछाएगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ कैप्चर करने आना चाहिए, आपको चीज़ पकड़ने आना चाहिए। तो इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, बैंक्स है, ठीक है, हेज फंड्स है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो हर लोग अलग अलग पोजीशंस बनाते हैं। तो जब भी कोई एक हेज फंड्स या कोई इंस्टीट्यूशनल अपनी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, पोजिशनल बना रहा है, तो एक सर्टेन टाइम के लिए वो बनाएगा। ठीक है, तो वो सर्टेन टाइप को आपको अंदर आना चाहिए। उसको कैसे ट्रैप करना है, क्या करना है। और नॉर्मल यार, हम नॉर्मल आदमी हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्यों आपको बोल रहा हूँ पता है क्या, कि बहुत सारे लोग सपना देखते कि भाई मैं 1 लाख का 10 लाख कर दूंगा, ठीक है, 1 लाख का 2 लाख कर दूंगा, 1 लाख का 3 लाख। भाई ऐसे मत देखो, इट्स पॉसिबल। तो इसका एक तरीका होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक मैक्स में देखो हर जगह मैक्स काम करता है। बी जेन्युइन टू यू। मैक्स मतलब सॉरी मेरा आउट ऑफ फोकस। मैक्स मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज़ का हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक का हो गया। मैक्स मतलब एक सिंपल, कैसे आपको मैं बताऊँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जेन्युइन आप जब इस ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, हाँ, तो आपको पता है कि आपका कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना अमाउंट आप लूज़ कर सकते हो, तो लूजिंग अमाउंट के अगेंस्ट आप कितना अर्न कर सकते हो। तो आपकी जो भी पोजिशनल जनरेट होगी ना, वो पोजिशनल आपकी करंट सिचुएशन के टाइम के ऊपर ही जनरेट होगी। ठीक है, कि अगर ये मार्केट में इतनी वोलेटिलिटीज़ है, कोई इंस्टीट्यूशनल्स है या कोई भी हैज फंड्स का पर्सन है, वो मार्केट में कुछ पोजीशन जनरेट कर रहा है, तो मार्केट में कितनी वोलेटिलिटीज़ ला रहा है, तो मुझे कब पोजीशंस ग्रैब करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको है ना, कोई भी मार्केट का प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है गाइस। खाली मार्केट को प्रिडिक्ट कोई भी नहीं करता है, सब लोग मार्केट के हिसाब से चलते हैं, ट्रेडर। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर इकोनॉमिक्स के बारे में पता होता है। ठीक है, और उनका अमाउंट्स 10 साल 20 साल 50 साल, ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं गाइस। ठीक है, और लोग बोलेंगे कि सर वाई, तो एक नॉर्मल आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वॉरेन बफेट का आप बैक में जाकर उसका नेटवर्क चेक करना, ठीक है। और मैं मोस्ट ऑफ द जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे रे डालियो है, हाँ है, जो हेज फंड्स कंपनी है ब्रिज वाटर, उनके ओनर है।
तो मैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ। इकोनॉमिक साइकिल्स पे बहुत बिलीव करते हैं गाइस, ठीक है। मैं टेक्निकल वाला बंदा था, सेम आपके जैसा ही बंदा हूँ, ठीक है। जब भी मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर काम करता था, तो मुझे अकाउंट्स के बारे में वो लोग ऑडिट करते थे, तो मैं फाइनेंस की मुझे नॉलेज था। फिर एक जो कलीग थे हमारे, वो है ना शेर खान में काम करते थे, वो ब्रोकर थे, सब ब्रोकर थे। तो उनके अंदर हमने, मेरे अंकल ने अकाउंट ओपन कराया था, तो वो बेस पे मैंने एंट्री की थी। तो तभी मैं खाली फंडामेंटल पे फोकस करता था, तभी मुझे कोई टेक्निकल के बारे में पता नहीं था। फिर अचानक से मुझे कैंडल्स के बारे में पता चला, तो मैं कैंडल्स के बारे में स्टडीज़ की। तो कैंडल्स के बारे में स्टडीज़ की तो मुझे पता चला कि ये जापान से ढूंढने में आई है, और जापान के जो राइस ट्रेडर थे, ये कैंडल्स के बारे में एनालाइज़ किया। फिर कैंडल्स से पता लगा, कैंडल्स से आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता चलती है, और कंस्टेंट ट्रेंड के बारे में पता चलता है, और एक एक पैटर्न जनरेट करता है। तो जैसे ये पैटर्न आया, तो मुझे स्टेटिस्टिक्स होते उसका मुझे बहुत शौक से करके, तो उससे मैंने थोड़ा फोकस किया कि पैटर्न्स कैसे वर्क करते। तो उस पर मैंने एक कंसर्न मैक्स की प्रोबेबिलिटीज़ बनाई, और उसके बेस पर मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया, और जनरली कुछ एक कंस्टेंट प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो लोग बोलते कि भाई जब तक मार्केट में तोड़ोगे नहीं तो पैसा नहीं कमाओगे। इट्स मीथ, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ने के लिए पैसा कमाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। येस, इट्स बिजनेस का एक पार्ट होता है, किधर आप लूज़ कर रहे हो तो किधर आप प्रॉफिट भी गेन कर रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लूज़ कर रहे हो और सामने कितना आप कमा रहे हो करके। तो जैसे जैसे आप मार्केट में इन्वॉल्व होते जाओगे, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट के बारे में पता चलते जाएगा, आपको मार्केट कैसा वर्क करता है पता चलते जाएगा। जो बाकी के जो मिथ चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो न्यू लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ऐसे नहीं करो वैसे करो, कोई भी आपको रियल बात नहीं बताएगा गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं कुछ फेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई कुएं में कूदा हूँ तो मुझे वो कुएं के बारे में पता रहेगा, मैं किधर हूँ। तो अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी पे बोलूँ तो मुझे मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में पता रहेगा, मुझे दूसरे पर्सन की स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता रहेगा। तो वैसे ही सेम आपकी साइकोलॉजी, जब भी आप मार्केट में एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, पढ़ो, स्टडीज़ करो, सबकी स्ट्रेटेजीज़ पढ़ो, साइकोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बेस पर ना ट्रेड लेना स्टार्ट करो, ओके। अपनी एक साइकोलॉजी बनाओ, आपका एक माइंडसेट बनाओ, और ज़्यादा मत सोचो। एवरी डे ट्रेड लो, और मंथली का खाली 2 से 3% रिटर्न का ही सोचो गाइस, ठीक है। 2 से 3% रिटर्न बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 2 से 3% मंथली निकालना स्टार्ट कर दिया ना गाइस, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर, बी जेन्युइन टू यू, ठीक है। और कोई लोग आपको बोलेंगे कि ये देखो 2 से 3% की बात कर रहा है, यूट्यूब पे तो कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितना परसेंट करते गाइस, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉसिबल, ठीक है। पर अगर आपको पता है कि कोई 1/10 ले रहा है, तो सामने उतना वो रिस्क भी ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक माइंड सेट रखो कि आपको कितना कमाना है, और अपना जॉब मत छोड़ना ट्रेडिंग के लिए गाइस, बी जेन्युइन टू यू, जॉब मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग आप कभी भी कर सकते हो, आपको एनालाइज करना है, सीखना है, सब कुछ करना है। एक कंस्टेंट इनकम आनी चाहिए, आपकी फैमिली भी चलनी चाहिए, और आपके पीछे मनी का एक कुछ ना कुछ रोल ओवर होना चाहिए। क्योंकि आप खाली ट्रेडिंग के भरोसे नहीं बैठने चाहिए कि बस मुझे खाली ट्रेडिंग ही करना है और वहाँ से पैसा अर्न करना है, आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ अ पैसिव इनकम, उसको एक पैसिव इनकम का जैसा सोचो, और ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाने के बाद एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाओ कि आप जितना भी सैलरी आपकी है, तब तक वो सेम सैलरीज आपकी वो पैसिव इनकम से नहीं आती ट्रेडिंग को छोड़ के, ठीक है। बैठे बैठे नहीं बन रही उतनी सैलरी, तो आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत है नहीं है। और अगर आपने ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा लिया, आपके 1 साल का आप जो जॉब कर रहे हो 1 साल जितना पैसा कमा लियो, ठीक है, तो उसको एक बैंक साइड में सेव रखो, तो 1 साल का आप रिस्क ले लो उसके बाद ही। तो पहले आपके पास एक कंस्टेंट अमाउंट होने चाहिए, या कंस्टेंट कोई चीज़ होनी चाहिए एंट्री करने के बाद। मैं तो एक आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मार्केट में घुसना है और मार्केट में उतरना है, तो फर्स्ट आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि जॉब क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, हमको पहले कहा, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप नॉर्मली 3% आप अर्न कर सकते हो गाइस, ठीक है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी ख़राब है ना कि आप 3% में आपको क्यों बोल रहा है अर्न करने के लिए, बी जेन्युइन टू यू। मैं आपको 3% के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचो, जस्ट आपकी जो भी सैलरी, आप लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 20 लाख कमाते हो, मोस्ट ऑफ द जो भी अभी ट्रेडर्स है मार्केट में, वो नॉर्मल या तो यूथ है या तो कम सैलरी वाले हैं जिसको झटके में पैसे कमाने हैं। गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, इट्स पॉसिबल, कमा सकते हो,
बट उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से, उसका भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर आप उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन से मैनेजमेंट को फॉलोअप करोगे ना, पैसे बनते गाइस, बहुत पैसे बनते हैं इसमें, ऐसे नहीं पैसे नहीं बनते। बट इतना बड़ा प्रवचन देने का रीज़न यही था, इतना बड़ा भाषण देने का रीज़न वही था, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रिसेंटली अभी कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि सर वी आर फेसिंग दिस। तो मैंने अभी सोचा है कि ऑलरेडी मैं मेरी जर्नी ऑफिस से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 to, तो आई शुड हेल्प द सम पीपल्स। मैं अभी यूट्यूब पे ये एक पोस्ट डालूँगा और मैं सोचूंगा कि वहाँ पे लाइव आके, ठीक है, मैं मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, तो प्रैक्टिकली लोगों को पता चले कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली मैं अगर आप मेरे को फॉलोअप करोगे तो मंथ में आप अच्छा खासा रिटर्न लेके निकलोगे, ठीक है। अगर आप लूज़ भी करो तो ईयरली में, देखो मैं मंथली वाला बंदा नहीं हूँ, मैं क्वार्टरली बेस बंदा हूँ, मतलब 6 मंथ का मैं प्रॉफिटेबल देखता हूँ, ईयरली का प्रॉफिटेबल देखता हूँ। क्यों बताएगा भाई, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट ईयरली के एंड में मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ। तो इतना अच्छा मैं प्रॉफिट गेन कर लेता हूँ ना कि समझ लो, रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू अर्न द पैसिव इनकम। उससे अच्छा पैसा निकल जाता है। सेकंड आपकी एफडी होती है, जो सेफ साइड होती है, जो 6.5% या 5.5% आपको देती है, उससे अच्छा मैं एक जनरेट इनकम कर देता हूँ, ठीक है। तो लोग सोचते कि सर आप कह रहे हो 3% हम अर्न करना है, तो हमारा कैपिटल ग्रो कैसे होगा 3% पे? गाइस, अगर आप 3% अर्न कर रहे हो, आपका डेफिनेटली कैपिटल गेन होगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कंटिन्यूसली मुझको फॉलोअप करो, ठीक है, 1 मंथ तक फॉलो करो, 1 मंथ का आपका जर्नल बनाओ, आप मुझे जर्नल शेयर करो। आपके जर्नल से मुझे पता चलेगा कि आपका, देखो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा जर्नल में? देखो, एक रिस्क मैनेजमेंट की एक टीम होती है हर कंपनी में, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि सर आप फ्लोर ट्रेडर हो, तो फ्लोर ट्रेडर, सबसे पहले तो मैं आपको एक कैसे एक प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ, कैसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्क करता है, ठीक है। जो एक बड़ी कंपनीज होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की, तो आपको पता है क्या होता है, 2 एनालाइज करने वाले बंदे होते हैं ऊपर, जो स्ट्रांगली करेंट, जो उनका जो इक्विटीज़ में करना तो इक्विटी में ही करेगा, कम्युनिटीज़ तो उनका जो पार्ट था उनमें ही वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद वो इकोनॉमिक्स के जो अलग से बंदे होते हैं वहाँ से पूरा, तो ये पूरी टीम वर्क होती है। उसके बाद जो फ्लोर पे रहते हैं ना, फ्लोर पे ट्रेडर्स होते हैं, तो ट्रेडर का काम नहीं होता कि एनालाइज करना, ट्रेडर का काम होता है कि वो पोजीशन को एग्जीक्यूटेड करना। तो ट्रेडर क्या करेगा बताएगा, मैं अभी एक एनालाइज़र हूँ, मैंने मार्केट को एनालाइज कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो सामने क्लाइंट्स है उसके पास अभी इतने इतने कम्युनिटी है, तो मुझे इतने कॉन्ट्रैक्ट के हैज करने, तो ट्रेडर स्ट्रेटजीज बनाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आगे कॉन्ट वाला जो बंदा रहेगा उसको स्क्रिप्टिंग के लिए देगा, क्योंकि बड़े पोजीशंस होते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट में स्क्रिप्टिंग होगी और वो लिक्विडिटी जनरेट करेगी ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसा काम करता है। तो लोग कहेंगे कि सर हाँ, देखो एक टाइम था जब भी पहले के टाइम पे, ठीक है, वो पोजीशन को आपको मैन्युअली लेना पड़ता था, अभी सब स्क्रिप्ट बेस होता है, ठीक है। एक क्वांट फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो क्वांट फाइनेंस के बारे में सुनो, ये एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो क्वांट्स अलग चीज़ क्यों है इसके बारे में मैं आपको डीपली तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वो कैटेगरी का बंदा नहीं हूँ। तो वो एक अलग टीम पूरी वर्क करती है क्वांट के ऊपर, ओके। तो मेरा जो पार्ट है मैं उस पर वर्क करता था, तो अभी तो रिसेंटली मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यही एक बेसिक जर्नी थी कि मैं आपको अभी एक डेफिनेटली मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ करके। तो एटलीस्ट इसमें से कुछ 5-10 लोग भी एक प्रॉपरली एक बेसिक अर्न कर लेंगे और अपने मिथ से बाहर आएंगे ना, तो मैं सोचूंगा कि यार ओके चल कुछ तो हुआ करके। और बाकी आप लोगों के ऊपर है, मिथ में रहिएगा। देखो क्या होता बताएगा, जब भी आप फाइनेंशियल्स में आते हो ना, तो ब्रोकर आपको फंसाते हैं, ठीक है। ब्रोकर फंसाते ही क्यों है, क्योंकि ब्रोकर्स का टाइप होता है गाइस इंस्टीट्यूशनल्स के साथ, हेज फंड्स के साथ। वही तो एक जरिया है जो आपको लिक्विडिटी जनरेट करके देता है उनको गाइस। ब्रोकर्स क्यों, आप बोलोगे सर ब्रोकर्स तो हमारे से पैसा कमाते हैं। गाइस ब्रोकर आपसे कितना कमाएंगे, ठीक है। ब्रोकर्स को सामने भी पैसे मिलते। तो बहुत सारे लोग सब जो फॉरेक्स में इन्वॉल्व हो रहे, ठीक है, जिसको हम CFD बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफरेंस, फॉरेक्स को, तो उनको फॉरेक्स के बारे में पता ही नहीं है। तो फॉरेक्स में 2 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, ये भी उनको नहीं पता है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर उनको बोलते जाते हैं वो इन्फ्लुएंस का सुनते, यार ऑफकोर्स यूज तुम लोग सुनो इन्फ्लुएंसर का, उनको सपोर्ट भी करो, क्योंकि वो लोग वो लेवल तक पहुँचे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि आप ब्लाइंडली कुछ भी करो गाइस, पहले उसके ऊपर वर्क करो, स्टडी करो, क्योंकि आपका पैसे यार वो हार्ड मनी है, आपने बहुत मेहनत से कमा है। तो मेरे कहने पे या किसके भी कहने पे मत आओ, खाली उसका एक फॉलोअप लो, उसका एक डिसिप्लिन लो, उसकी एक स्ट्रेटजी लो,
ठीक है, वो स्ट्रेटेजी बेस पे आप एक प्रॉपर जनरेट करो और आपकी प्रोबेबिलिटी देखो, मैक्स इज एवरीथिंग। और खुद पे भरोसा रखो गाइस, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न वही था कि मेरे पास अभी 10 से 12 कुछ नियर पे मैसेज, अच्छे खासे मैसेज आ गए। मैं आधे मैसेज तो पढ़े भी नहीं हूँ, ठीक है। कुछ मैसेज पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ओके, रेगुलरली भी मैं कुछ एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस के बारे में, और इवनिंग में मैं ट्राई करूँगा। और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे ना तो मैं लाइव वीडियो भी डालूंगा कि मैं जो मार्केट को एनालाइज़ कर रहा हूँ, कैसे एनालाइज़ करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करता हूँ, क्या करता हूँ। डेफिनेटली आप मंथ में कुछ रिटर्न्स देख लेना, और ये तो रेगुलर बात होती रहेगी। पर अभी मैंने ये डीपली इतना बोला कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ करके, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बाकी मैं डीपली हर एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करती है, फॉरेक्स कैसे वर्क करता है, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ कैसे वर्क करता है, बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं, जो क्रिप्टोज़ में जिसको इंटरेस्ट है तो क्रिप्टोज़ मार्केट में क्या